हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ISR एकेडमी। आज हम लोग वन शॉट वीडियो लेके आए हैं अमाइंस चैप्टर का। तो ऑर्गेनिक में हमने काफ़ी चैप्टर कवर किए हैं, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव्स हो चुका है हमारा, अल्कोहल फेनॉल ईथर हो चुका है, एल्डिहाइड कीटोन हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अमाइंस, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है, बट ये एक्सपेक्टेड होता है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो विदाउट ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो 3 मार्क का चैप्टर है, बट विथ ऑप्शन अगर देखते हो तो ये 4 मार्क का चैप्टर हमको पोर्शन में आता है। और ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट भी हैं। कुछ इसके रिएक्शन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं बीच बीच में डिस्कस करते हुए चलूँगा कि कैसे पढ़ना है हमको, क्या रिवाइज करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, राइट। इंट्रोडक्शन में पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अमाइंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, व्हाट आर अमाइंस? अमाइंस आर द नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जिसमें अब देखो सबसे पहले अमाइंस क्या होते हैं कि जैसे अगर हम लोग NH3 की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं, राइट। इसके जो 3 हाइड्रोजन है, ठीक, इन हाइड्रोजन को अगर मैं निकाल के इनको R ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, जैसे अल्काइल ग्रुप है तो इसको अगर मैंने RNH2 लिख दिया, या इसके 2 हाइड्रोजन निकाल के R एक हाइड्रोजन रखते हैं, या फिर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं इसे। ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप डालो, 2 डालो, या तीनों ऐड करो, इन तीनों टाइप के जो स्ट्रक्चर बने हैं इन्हीं को हम लोग अमाइंस बोलते हैं। अब इन अमाइंस में फर्क क्या है? इसको हम लोग 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे, इसको 2 डिग्री, और इसको 3 डिग्री। हाँ, अगर अमोनिया 4 बॉन्ड बना लेता है गलती से, जैसे हमने कुछ स्ट्रक्चर देखे NH4+, तो इस केस में इसको हम लोग अमोनियम भी बोलते हैं, राइट। आगे Cl- लगा दिया तो ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अब NH4OH अगर मैं लिख देता हूँ, NH4+OH-, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अमाइंस क्या होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें अमाइन का जो हाइड्रोजन है, अमोनिया का जो हाइड्रोजन है वो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, और रिप्लेसमेंट के बाद वो हमको प्राइमरी अमाइन भी बना के दे सकते हैं, सेकेंडरी भी दे सकते हैं, और टर्शरी भी दे सकते हैं, डिपेंड्स। श्योर। नेक्स्ट देखते हैं अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब अमाइंस का क्लासिफिकेशन कैसे, मैंने बता दिया। ठीक है, अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी डिपेंडिंग ऑन द अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, कि अल्काइल ग्रुप उससे कैसे लगे हुए हैं, इस बेस पे इसको मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफाई कर सकता हूँ। देखो, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। ठीक है, अब प्राइमरी अमाइन क्या हो जाते हैं कि जैसे मैंने ये बना दिया, तो ध्यान में रखने का, अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो वो हमेशा क्या होगा? प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा? इसके दोनों साइड R ग्रुप होंगे, मतलब इस पे खाली एक हाइड्रोजन होगा। एक पहचानने का तरीका है, टर्शरी अमाइन में तीनों जगह पे R ग्रुप लगा होगा, इसमें कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो अमाइंस को अगर जनरली देखना है तो मेरा ऐसा मेथड है कि हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि R ग्रुप में बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि कब प्राइमरी होगा कब सेकेंडरी। तो 2 अगर हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 है तो सेकेंडरी, 1 भी नहीं है तो टर्शरी। अब सेकेंडरी अमाइन जो है उसमें सिंपल भी आ सकते हैं, मिक्स्ड भी आ सकते हैं। सिंपल और मिक्स्ड मतलब अगर ये दोनों R ग्रुप सेम हो गए, जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3 NHCH3। मिक्स्ड मतलब क्या हो जाएगा? जैसे दोनों R ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए, जैसे ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, तो ये क्या हो गए? मिक्स्ड हो गए, या इनको सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल भी हम लोग बोल सकते हैं। सेम गोज विथ टर्शरी। अगर ये तीनों R ग्रुप सेम हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल दें हम लोग, तो अगर मैं ये बनाता हूँ तो ये हमारे पास सिंपल में आ जाएगा। अगर ये अलग हो जाते हैं, एक भी अगर चेंज हो जाता है तो वो किस में चला जाएगा? मिक्स्ड में। तो ये हमारा हो गया अमाइंस का क्लासिफिकेशन। देखो सिंपल सा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राइमरी अमाइन दिख रहा है, मैंने क्या बोला? 2 हाइड्रोजन ग्रुप ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। तो अमाइन हो गया, CH3NH2 हो गया, जिससे हम लोग मिथाइल अमाइन बोलते हैं। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा?
नाइट्रोजन पे 2 R ग्रुप आएंगे और एक ही हाइड्रोजन बचेगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ हमको ऐसे दिखेगा। देखो ये हो गया। टर्शरी में यहाँ पे भी R ग्रुप होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे ये एग्जाम्पल है तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, amines are also divided based on the major classes namely aliphatic, aromatic। ठीक है, अब जो अमाइन ग्रुप है NH2 ग्रुप अमाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे नॉर्मल कार्बन की चेन हमारे पास पड़ी हुई है तो ये हमारे पास क्या हो गया, एलिफैटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे अमाइन के साथ क्या लग जाएंगे, बेंजीन के ग्रुप। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, और ये पूरे चैप्टर में बार बार रिवाइज होगा तो इसको पहले ही ध्यान में रख लो। ठीक है, अगर अमाइन बेंजीन पे लगता है तो इसको हम लोग एनिलीन बोलेंगे, जो बहुत सारे रिएक्शन में इंपॉर्टेंस रखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल मीथेन अमाइन। राइट, पहले इस पे ध्यान दो कि इस पे क्या है, मीथेन अमाइन है। मीथेन मतलब एक कार्बन है और इसी पे उसने क्या बोला है, अमाइन है। ठीक है, अब इसी पे फिनाइल जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन पे फिनाइल जुड़ा हुआ है। राइट, ये हमारे पास क्या हो गया, फिनाइल मीथेन अमाइन का ये स्ट्रक्चर हो गया। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो देखो अब हाइड्रोजन कितने इसके पास, 2 हैं, तो ये कौन से टाइप का अमाइन है, प्राइमरी अमाइन में कंसिडर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग, ये सब हमको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। नॉमेनक्लेचर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है, नेमिंग हमको आती है पहले से, तो ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि IUPAC नेमिंग और जो छोटे मोटे कॉमन नेमिंग है ये आप लोगों को पता होंगी। IUPAC सिस्टम का क्या फॉर्मेट होता है ये हमने IUPAC 11th में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कुछ कॉमन नेम है, कुछ IUPAC नेम है जो यहाँ पे मेंशन है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। बट कॉमन नेमिंग और IUPAC में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये हम लोग देख सकते हैं। जैसे मिथाइल अमाइन है, यहाँ पे हमने मीथेन अमाइन लिखा हुआ है इसको। ठीक है, प्रोपाइल अमाइन है, हमने प्रोपेन अमाइन लिखा हुआ है। कुछ कॉमन है जैसे बेंजीन वगैरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें तुमको कभी कभार देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए कुछ कॉमन नेमिंग्स है। ये टर्शरी अमाइन के कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं यहाँ पे, ट्राईमिथाइल अमाइन या NN करके जो फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं अमाइंस में, वो सब मेंशन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, हाउ इज इथेन अमाइन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग मिथाइल साइनाइड, आइडेंटिफाई ABC। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि अगर हम लोग इनमें इनका रिएक्शन करें तो A वाला प्रोडक्ट क्या होगा, B वाला, C वाला और D वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं रिएक्शंस में कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, या कोई स्पेसिफिकली अगर अपने को प्रोडक्ट बनाने को दिया जा रहा है तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, जो हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, उनका मैकेनिज्म देखेंगे रिएक्शन का कि क्या करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जब चैप्टर स्टार्ट करना पढ़ने के लिए, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं अमाइन चैप्टर से। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन हॉफमैन। ये सारे रिएक्शन के पार्ट हैं तो हम लोग अभी कवर करते हैं इनको। देखो तो सबसे पहले हमारे पास आता है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। राइट, पहला रिएक्शन है अमाइंस का कि अमोनोलिसिस क्या होता है। अब जैसे हम लोग हैलोजनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, वैसे ही अमोनोलिसिस है। अमोनोलिसिस का मतलब क्या होगा, अमोनिया को ऐड करेंगे किसमें, एल्काइल हैलाइड में। तो अगर हमारे पास कोई RX ग्रुप है, इस पे हम लोग NH3 डाल दें तो इसका एक जो X ग्रुप है वो किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, NH2, वो NH2 जाके यहाँ पे लग जाता है, प्लस बाहर क्या जाएगा, HX, हाइड्रोजन हैलाइड एक बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा है,
ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ने RI लिया तो वो क्या बोल रहा है, RI की रिएक्टिविटी RBr और RCl के कंपेयर में ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो ये मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक कर जाता है, और जल्दी ब्रेक कर जाएगा तो उतना जल्दी ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर है, और ये फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनाने का। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, जैसे RnO2 दिया हुआ है, इस पे हम लोग SnHCl डाल दें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफेंस रिएजेंट। तो स्टेफेंस रिएजेंट क्या होता है, एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये Cl इसके पास चला जाएगा तो ये हाइड्रोजन सोल्यूशन में आ जाते हैं। अब 6H डालने का क्या मतलब है, देखो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जब हम लोग 4 हाइड्रोजन लेंगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना देंगे, 2H2 वाटर। बचा अब यहाँ पे क्या, R और N बचे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाते हैं आके, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। ठीक है। साइनाइड से कैसे बनाएंगे, देखो, जिसको हम लोग एक वर्ड में मेंडविस रिडक्शन भी बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे Na इथेनॉल और LiAlH4। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये लोग हमेशा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। साइनाइड है, 4 हाइड्रोजन मैंने लिया, तो पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको, मतलब 2 हाइड्रोजन इसको मिले और 2 हाइड्रोजन इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2। यही रिएक्शन देखो हमको क्वेश्चंस में पूछा था कि साइनाइड से अगर हमको अमाइन बनाना है तो हम लोग कौन से रिएजेंट को यूज करेंगे, तो Na इथेनॉल, और इस रिएक्शन को हम मेंडविस रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2। अगेन रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डाल दो, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे और यहाँ से वाटर बना के बाहर चले जाएंगे, बचेंगे 2 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, तो CH3 CH2 और NH2 का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बहुत बार पूछा जाता है। ये रिएक्शन हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आने का एक्सपेक्टेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में, ये रिएक्शन हमको वहाँ पे भी मिलती है और मैक्सिमम टाइम पूछी गई है। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास थैलियमाइड। अब ये थैलियमाइड एक्चुअल में किससे बनता है, तो जब हम लोग थैलिक एसिड पे, थैलिक एसिड इज दिस, थैलिक एसिड पे जब हम लोग 2NH3 डालते हैं तो ये मॉलिक्यूल थैलियमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब थैलियमाइड में बना है, इस पे जैसे ही हम KOH डालते हैं, राइट, ये H क्या होगा, OH के साथ बाहर चला जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल जाता है और ये K आके यहाँ पे अटक जाता है। नेक्स्ट, अब ये जो बना है हमारे पास, राइट, इस पे अगर मैं RX डाल दूं तो ये हैलोजन किसके साथ जाएगा, K के साथ, तो यहाँ पे KX बाहर निकल जाता है, ये R ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में R ग्रुप लग गया है, अब इस पे अगर मैंने NaOH डाला, राइट, तो जैसे ही इस पे हम लोग NaOH डालते हैं या वाटर ऐड करेंगे तो वाटर कैसे ब्रेक होगा, देखो, वाटर 2 हाइड्रोजन और 2 OH में ब्रेक होगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन जब इसको मिलेंगे तो ये बना देता है RNH2। ठीक है। जबकि ये दोनों OH अगर फिर से इसको मिल गए तो ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। या अगर मैंने Na डाला हुआ है तो ये Na कैसे ब्रेक होगा, NaO और H में, NaO और H में, तो ये हाइड्रोजन इसको मिल जाते हैं, ये दोनों ग्रुप आके यहाँ पे लग जाते हैं, जिसको हम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जनरली बोलते हैं, बट ये स्पेसिफिक कंपाउंड है जिसको हम लोग सोडियम थैलेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, 3 स्टेप की रिएक्शन है, लिखने को हम लोग डायरेक्ट 1 to 1 भी करके लिख सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट में चलते हैं, बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस अमाइन चैप्टर। अब देखो, इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम किसी अमाइड को ब्रोमीन से 4 KOH के प्रेजेंस में ट्रीट करें, ये रिएक्शन थोड़ा कम समझ में आती है,
तो इसको देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि करना कैसे एग्जाम में, ठीक है। खाली ये अमाउंट ध्यान में रखना है हमको, 4 KOH लेना है। अब देखो दो जो बी आ रहे हैं वो तो के साथ निकल जाएंगे, ठीक है, 2 के निकल गए। अब यहाँ पे जो 2 OH बचे वो एक H इसका निकाल लेगा, एक इसका निकाल लेगा, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे देखो 2 तो वाटर बन गए और 2 हमारे पास क्या बन गए, KBr बन गए। अब बचा क्या है हमारे पास, 2 पोटेशियम बचे हैं और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, राइट। ये 2 पोटेशियम मतलब K2O2 बचे हैं। ये K2O2 क्या करता है, इससे आके रिएक्ट कर जाता है और इसको कन्वर्ट कर देगा K2CO3 में, यहाँ पे दिख रहा है। तो बचा क्या हमारे पास रिएक्शन में, ये R और ये NH2, ये प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन दे देते हैं। तो कोई भी एग्जांपल में अमाइड Br2 और KOH का कंपोजिशन दिखेगा तो उसको कहाँ तक लेके जाना है, प्राइमरी अमाइन पे लेके जाके हम उसको एंड कर देते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हमको देखनी है, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट। ये सब इसके कुछ स्टेटमेंट हैं जो हमको एटलीस्ट एग्जाम में जाने के पहले एक बार रिवाइज कर लेना है इनको, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से हमको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं फिजिकली कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप के हमने अमाइंस पढ़े। तो सीधी सी बात है उनका जो बिहेवियर होगा, अच्छी बात यह है कि ये तीनों भी जो मॉलिक्यूल होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। और फंक्शनल आइसोमर होगा तो इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके लिए इनका बिहेवियर चेंज होता है थोड़ा सा। ये हो गए इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर, ये इनका स्टेट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये इनकी सॉल्युबिलिटीज, राइट, कि सॉल्युबिलिटी कैसी होगी वाटर में। तो जनरली अगर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखते हो तो सबसे ज़्यादा अमोनिया होता है, उसके बाद प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। तो ये सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर दिए हुए हैं हमको, अल्कोहल, अमाइंस, एल्केन्स वगैरह, इनकी कुछ खास ज़रूरत है नहीं वैसे। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक नेचर क्या होता है। अमाइंस जनरली क्या करते हैं, उनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो हमेशा अलग अलग चीज़ें शो करता है। जैसे अगर हम लोग ले लें NH3, फिर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शरी, तो हमको ये एक्सपेक्टेड होता है कि टर्शरी वाला क्या होगा, ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर का होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग इनके अल्काइल ग्रुप को स्टडी करते हैं तो CH3 अगर हम लोग लेके चलें तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर टर्शरी होता है और फिर NH3 होता है। ऐसे मतलब रैंडम आंसर मिलते हैं हमको, अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगते ही उनका बेसिक नेचर भी लगातार क्या होता है, बदलने लगता है। वाई एक्सप्लेन अमाइंस आर बेसिक। अब अमाइंस बेसिक नेचर के क्यों होते हैं जबकि इनके पास कोई OH ग्रुप नहीं होता है, तो रीज़न ये है इनका लोन पेयर, ठीक है। अमाइंस को जनरली हम लोग लेविस बेस बोलते हैं। लेविस बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो लोन पेयर डोनर आर लेविस बेस, इसीलिए अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। अब एनिलीन अगर हम लोग देखें तो देखो बहुत छोटे मोटे बचकाने क्वेश्चन आते हैं, इजीली हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। ये हमारा एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा हमको, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, ये इससे रेजोनेट करेगा तो ये बाहर चला जाएगा। ये हमने 11th में कवर किए हैं, जनरल बेसिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं हम लोग तो हमने ये टॉपिक वहाँ पे कवर किए हुए हैं। ये इससे रेजोनेट करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ये फाइनली इसका जो फाइनल रेजोनेंस होगा ये फिर से पहले जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, खाली इनके बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएंगी। तो देखो 2-2 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अमाइंस जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं।
ठीक है, जिनको हम लोग डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं एक वर्ड में। ठीक है, ये मेटा पोजीशन को डीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे लोन पेयर बढ़ जाएंगे, जबकि मेटा पोजीशन इनकी क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। चलो, बेसिसिटी ऑफ अमाइन, जैसे मैंने बोला कि अमाइंस का जो बेसिक कैरेक्टर है वो अलग बिहेव करता है डिपेंडिंग ऑन द अल्काइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप अगर लगाओगे तो वो अलग बिहेव करेगा, इथाइल ग्रुप अलग बिहेव करेगा, तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये इनकी कुछ केबी वैल्यूज हैं, पी के बी वैल्यूज हैं। पी की जो बेसिक नेचर होता है, राइट, वो के बी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट वही बेसिक नेचर उनके पी के बी वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान में रखना है। तो जितनी ज़्यादा पी के बी वैल्यू देगा उतना कम वो बेसिक होता जाएगा, जितनी के बी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ देखो, NH3 ये ऐसे करके दिया है, ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ हमारे पास, देखो रैंडम बिहेवियर शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अमाइंस के साथ यही दिक्कत है कि हम एक कॉन्सेप्ट पकड़ के नहीं चल सकते, हमको उसका बेसिक नेचर बार बार रिवाइज करना होता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन देखो, अलग अलग प्रोसेस में स्टेबिलिटी ऑर्डर अलग है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ प्लसाई इफेक्ट, जो स्टेरिक इफेक्ट हम लोग देखते हैं वो डिफरेंट मिलेगा हमको। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ जो एक्सपेक्टेड होती है वो हमको ये मिल जाती है, मतलब रैंडम वैल्यूज मिलेंगी, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में रैंडमनेस आ रही है उसका एक रीज़न इनका सॉल्वेशन प्रॉपर्टी होता है, कि वाटर में जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं और जब हम लोग एल्काइल ग्रुप के साथ इनका इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं तो वो दोनों भी अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग बिहेव करते हैं। नेक्स्ट पे चले, कंबाइंड प्लसाई इफेक्ट, ये भी एक फैक्टर है जो इनकी बेसिसिटी को अफेक्ट करता है। बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन। ठीक है, अब अराइल अमाइन जो होते हैं या एल्काइल नॉर्मल अमाइन में बोलूं तो ये जो अमाइंस होते हैं ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर अपना इजीली लूज करते हैं, जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता है। तो अगर एल्काइल अमाइन में और एराइल अमाइन में हमको पूछे कि ज़्यादा बेसिक कौन है, तो आंख बंद करके हम लोग बता सकते हैं कि एल्काइल अमाइन ज़्यादा बेसिक होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस। तो ये उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखो बनाए गए हैं, जैसे मैंने अभी बना के बताया था कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है। अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे, फिर से पैरा पोजीशन पे, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इन बॉन्ड को चाहे हम लोग ऐसे बनाएं चाहे वैसे बनाएं, दोनों भी स्ट्रक्चर अपने अपने आप में स्टेबल है। राइट द एसिटाइलेशन रिएक्शन, इथाइलमाइन डाइथाइलमाइन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। देखो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी बोला है, तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई ए एंड बी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको एक ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि अमाइंस रिएक्ट कैसे करते हैं चीज़ों से। तो इसमें पहला रिएक्शन है हमारे पास, देखो ऑल द प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस आर बेसिक कंपाउंड, इसीलिए वो लोग रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इनका बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन और ऑरेंज डाई टेस्ट। ठीक है, ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमाइन का। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन को हम लोग ने अल्कोहल, फेनॉल और ईथर में, या इवन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एज अ सैंडमेयर रिएक्शन करके पढ़ा हुआ है। द सैंडमेयर रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो जिनको आता है सैंडमेयर रिएक्शन उनके लिए ये इजी होगा। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक एनिलीन होता है जिसको हम लोग NaNO2 और 2HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। वो सैंडमेयर रिएक्शन हमको बना के देता है N2Cl,
जिसको हम लोग डाईएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, राइट। और ये मैंने अल्कोहल फेनॉल में भी बोला है कि ये जो कंपाउंड होता है डाईएजोनियम क्लोराइड, ये एक तरह से इंडस्ट्रीज में डाई बनाने के लिए यूज होता है। तो जैसे ऑरेंज कलर का ये फॉर्म होने लगता है रिएक्शन में। अब जैसे जैसे इसके न्यूक्लियोफाइल को हम लोग चेंज करते हैं, ये अपना कलर बदलता है। जैसे OH डाल दें, साइनाइड डाल दें, तो ये इनके जो मॉलिक्यूल हैं जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे ये डार्क कलर में कन्वर्ट होते जाते हैं। और चलो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, एल्काइलेशन ऑफ अमाइन। एल्काइलेशन अब कैसे करना है, जैसे मेरे पास मान लो प्राइमरी अमाइन पड़ा हुआ है, इस पे अगर मैंने RCl डाल दिया तो ये रिएक्शन मुझे पता है कि ये H और ये Cl निकल जाएगा, मतलब ये अमाइन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन में। फिर से अगर मैंने इस पे RCl डाल दिया तो फिर से Cl और H निकल जाएगा, फिर अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी अमाइन में। समझा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन हम लोग ऐसे बना सकते हैं, और लगातार एल्काइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, इसी वजह से इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। इसको कहीं पे नाम लिखा होगा, इसको हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, जैसे यहाँ पे देखो मेंशन है। इसको हम लोग शॉर्ट में या एग्जाम्स वगैरह में ऐसे ही पूछेगा, ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है। तो एल्काइल ग्रुप ऐड करना है और हाइड्रोजन को लगातार क्या करना है, निकालना है वहां से। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे ये हमारा हमको दिया हुआ है, मैंने बार बार एल्काइलेशन किया तो एक टाइम पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, तीनों जगह पे R ग्रुप आ जाएंगे। बट इसके बाद भी अगर मैंने CH3Cl इस पे डाला तो अब क्या होगा, अमाइन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और अब ये बन जाएगा NH3CO4 प्लस और I माइनस। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, चलो तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जितना हॉफमैन का इसमें रिएक्शन है एंड वो गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस, दीज रिएक्शंस आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस, ये हमको ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। अब शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो क्वाटरनरी जो क्वाटरनरी हमने सॉल्ट बनाया था अमाइन का, क्वाटरनरी अल्काइल अमोनियम सॉल्ट को जब हम AgOH से ट्रीट करते हैं तो वो हाइड्रोक्सी का फॉर्म बनाता है। देखो जैसे ये हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इसका रिएक्शन जब Ag से करेंगे तो ये आयोडीन भाग जाएगा Ag के पास, OH आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अब क्या मिलेगा हमको, क्वाटरनरी अमोनियम। देखो इसके चारों पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है विद द रिमूवल ऑफ AgI। ठीक है, इसके बाद जैसे ही इसमें हम लोग वाटर डाल के इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है, वाटर यहाँ से रिमूव होने लगेगा। कैसे, देखो यहाँ से ये OH निकलेगा, राइट। अब इसमें जो सबसे बल्की ग्रुप है या कोई भी अल्काइल ग्रुप निकाल दें हम लोग, सपोज करो इस अमाइन को भी तो स्टेबल होना है 3 बॉन्ड बना के, तो ये अमाइन क्या करता है, यहाँ से लोन पेयर निकालेगा और खुद को स्टेबल कर लेगा 3 बॉन्ड बना के। तो यहाँ पे लोन पेयर बना है, ये OH अब क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा, राइट। तो यहाँ से जब H+ जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी ये बॉन्ड टूटा हुआ है तो यहीं पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो तुमको एक जो मॉलिक्यूल है वो किसका मिल जाएगा, एल्कीन का। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्वाटरनरी सॉल्ट को पहले AgOH से ट्रीट करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से वाटर एलिमिनेट होके टर्शरी अमाइन एलिमिनेट होके हमको क्या मिल जाता है, फाइनली एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। और इसी वजह से हमने पहले भी देखा है जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हमको कौन सा प्रोडक्ट बना के देते हैं, एल्कीन। नेक्स्ट, एसाइलेशन ऑफ अमाइन। एसाइलेशन क्या होता है कि एसाइल ग्रुप को अमाइन पे ऐड कर देना। ठीक है, एसाइलेशन देखो कैसे करते हैं हम लोग। जैसे ये हमारे पास अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, ये हमने इथेनॉइल क्लोराइड ऐड किया। अब यहाँ से क्या होगा, ये Cl हटा दो, ये H निकाल दो, अब बाकी जो भी पड़ा हुआ है उसको जोड़ दो, सिंपल सा।
यहाँ पे लग गया, ये HCl बाहर गया यहाँ से और ये हमको कन्वर्ट होके मिल गया इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसको एसाइलेशन बोलेंगे। HCl निकल जाएगा और बीच में यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, अमाइड की लिंकेज बन जाती है, इसको एनिथाइल इथेनामाइड हम बोल सकते हैं। एसाइलेशन का मतलब क्या है कि इस ग्रुप को अमाइन पे ऐड कर देना। जैसे एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप ऐड होता है, वैसे ही एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप ऐड होता है। अब एसाइल ग्रुप होता किसके पास है, एसिड हैलाइड के पास, तो एसिड हैलाइड ऐड करना है, हैलोजन को हाइड्रोजन से निकाल देना है बाहर और सिंपल सा ये एसाइलेशन हो जाएगा। एसाइलेशन की अच्छी बात यह है कि हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन पहले भी पढ़े हुए हैं, वहां से भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल amine reaction, one of the most important test which we can do in lab, ठीक है। आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, देखो जैसे हम लोग RNH2 प्राइमरी अमाइन में CHCl3 डालते हैं और 3KOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड में हमने KOH कितने लिए थे 4, यहाँ पे कितने लेने 3। तो याद करने का तरीका क्या है कि अगर क्लोरोफॉर्म ले रहे हो 3 ही क्लोरीन है तो KOH भी 3 लगेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से 3KCl सबसे पहले तो बाहर हो जाते हैं। अब बचे 3 OH, देखो यहाँ पे OH कितने हैं 3। अब ये 3 OH क्या करेंगे, एक तो यहाँ से हाइड्रोजन गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले जाते हैं, तो स्ट्रक्चर में बचा क्या है, R बचा है, N बचा है और ये C, ठीक है। तो साइनाइड फॉर्म हो गया हमारे पास, राइट। और साइनाइड क्या होते हैं, फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। तो जैसे ही प्राइमरी अमाइन में क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे, अगर फॉल्स स्मेल आने लग गई तो समझ जाओ साइनाइड बन गया है। साइनाइड आइसोसाइनाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन। तो इस वजह से इसको कार्बाइल अमाइन टेस्ट नाम दिया गया है। क्या ये सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन दे सकते हैं क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमको ऐसा अमाइन चाहिए जिसके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, बराबर। और 2 हाइड्रोजन किसके पास होते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमाइन के पास। तो इसीलिए ये जो टेस्ट है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ये टेस्ट हमको कभी भी नहीं देंगे। नेक्स्ट चलते हैं एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। ये देखो RNH2 HNO2 का रिएक्शन किया, NaNO2 और HCl, ये रिएक्शन को ही हमने क्या बोला है, सैंड-मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है R2NCl, बाद में इसको जिससे रिप्लेस करवाना है, अब वाटर डालेंगे तो क्या हो गया, H और OH बन गया, HCl बन जाएगा, N2 की गैस निकल जाएगी और R और OH आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो अल्कोहल बनेगा। ये सेम रिएक्शन अगर मैं बेंजीन को लेके करूं तो इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो बनती वही चीजें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंस है, मैंने पहले भी बोला है, डायजोनियम जो सॉल्ट होते हैं वो इंडस्ट्रीज में कलर्स वगैरह फॉर्म करने के लिए, एजो ग्रुप कंपाउंड जब भी आते हैं, डाइएजो ट्राइएजो, ये कलर फॉर्मिंग एबिलिटी रखते हैं, जिसकी वजह से इनका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गए हमारे। नेक्स्ट पे चलते हैं। Aryl diazonium salt undergo resonance stabilization is useful intermediate to obtain variety of product, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है, वो बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जनरली बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, बट अगर हमको न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन पे तो हमको पहले क्या करना होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद, ये निकलने के बाद यहाँ पे क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से बेंजीन क्या करता है, इजीली न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेता है। देखो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑन फेनॉल इन अल्कलाइन मीडियम एनिलीन, कन्वर्ट बेंजीन इनटू डाइएजोनियम हैलाइड, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम। देखो आगे वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चन के आंसर कि कैसे करना है हमको। अराइल डाइएजोनियम सॉल्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये जो अराइल डाइएजोनियम सॉल्ट हमने बनाया है, अराइल डाइएजोनियम सॉल्ट का क्या मतलब होता है कि बेंजीन होगा, N2Cl इस पे लगा होगा, दिस इज
डाइएजोनियम सॉल्ट या एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं हम लोग। ये इनके कुछ नेमिंग के फॉर्मेट है, रिएजेंट है। देखो जैसे AR का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस पे हमने CuCl डाला, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है, क्लोरीन है। ये न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट बेंजीन से लगा दो, खत्म। मैंने क्या बोला, बेंजीन हमको डाइएजोनियम सॉल्ट के टर्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। जैसे अभी मैंने ये डाला तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है, Br, तो Br को इससे लगा दो, बाकी सब कुछ बाहर। यहाँ पे क्या है, साइनाइड, साइनाइड को इससे अरेंज कर दो। Cu पाउडर इन HCl, तो Cl को लगा दो। Cu पाउडर इन HBr, तो Br को लगा दो। N2Cl कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे भी दिख रहा है, तो उस पे जो रिएजेंट दिया होगा, रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा उसको उठा के खाली बेंजीन से ऐड कर देना है, बाकी सारी चीज़ों को बाहर निकाल दो। इसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे Ki दिया है तो आयोडीन को ऐड कर दिया है, क्लियर है। ये एसिड है तो यहाँ से H- निकलता है, तो H- एज अ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट काम करता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमको ये अल्कोहल एसिडिक होते हैं, H+ लूज करेगा तो ये ऐड हो जाएगा जाके। तो यहाँ पे जैसे वाटर ब्रेक होता है H+ और OH- में, तो OH- न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे अटैक कर देना है ऐसे। तो इजी रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं विथ फ्लूरोबोरिक एसिड। फ्लूरोबोरिक एसिड जो रिएक्शन है इसको हम लोग बाल्स स्कीमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बाल्स स्कीमैन रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्ट हमको इस नाम से भी आ जाता है कि ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है इस पे अगर हम लोग फ्लूरोबोरिक एसिड डालें, फ्लूरोबोरिक एसिड मतलब HBF4, जबकि हमको पता है कि बोरॉन जनरली क्या प्रेफर करता है, BF3 की बॉन्डिंग पसंद करता है, तो यहाँ से बाहर क्या जाएगा, HF, और HF को अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो ये H+ और F- में ब्रेक होगा। मतलब इस मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो क्या है, F-। तो मैंने क्या बोला, इस F- को खाली इस पे लगा देना है, N2 को बाहर कर दो और HCl को बाहर निकाल दो। तो जो फाइनल आंसर तुमको मिलेगा वो देखो, इस पे F जुड़ गया है, N2 बाहर निकल गया, BF3 बाहर निकल गया। ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। तो वही रिएक्शन है, छोटे मोटे एडिशन है उसमें, खाली न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को तुमको पकड़ के रखना है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उठाओ, बेंजीन पे अरेंज कर दो, रिएक्शन खत्म हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। एजो कंपाउंड्स आर हाईली कलर्ड एंड आर यूज्ड एज डाइज। मैंने पहले जैसे अभी मैं बोल रहा था कि जो एजो कंपाउंड होते हैं वो डार्क कलर्ड कंपाउंड होते हैं, तो इंडस्ट्रियली इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे डाइज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट विथ फेनॉल। ठीक है, ऑरेंज डाई टेस्ट देखो क्या होता है। इस रिएक्शन को हम लोग एजो कपलिंग भी बोलते हैं, इसको डाई एजो कपलिंग रिएक्शन भी बोला जाता है। कपलिंग मतलब करना क्या है कि अगर हमने डाइएजोनियम सॉल्ट पे इसका रिएक्शन कर दिया फिनॉल का, ठीक है, तो अब ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl को सिर्फ निकाल दो, तो क्या बाहर गया हमारे पास, HCl बाहर गया। ये कंपाउंड एज इट इज़ है, यहाँ पे हमको आके ये लग गया है। तो अब इसके देखो, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो पैरा पोजीशन पे क्या लग गया, हाइड्रोक्सी, और ये तो हमको पता ही है कि एजोबेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड को एजो बोला जाता है। ठीक है, तो इसको अगर डाईएजो भी बोला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में ये नाम ऐसे होना चाहिए था, पी हाइड्रोक्सी डाईअज़ोबेंजीन, तो ज़्यादा बेटर होता था, बट ऐसे टेक्स्ट बुक वगैरह में मेंशन होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मेट है। नेक्स्ट, अगर इस पर हम लोग एनिलीन डाल दें, ठीक है, देखो प्रीवियस में जो कंपाउंड बना है ये हमको ऑरेंज कलर बना के देता है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये हमको मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या इवन CET वगैरह में पूछ सकता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फेनॉल इन माइल्ड एल्कलाइन मीडियम टू गिव पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये जो कंपाउंड बन रहा है ये ऑरेंज कलर का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट की बात करें तो सेम रिएक्शन है, इस पे अगर हम लोग एनिलीन डाल दें तो यहाँ से अगेन H और Cl निकल जाएगा और ये कंपाउंड आके ऐड हो जाएंगे।
अब इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे क्या आया है, अमाइन आया है, तो पी अमाइनो एजोबेंजीन, और इसका कलर वो क्या बोल रहा है कि ये येलो कलर फॉर्म करता है। ठीक है, राइट। तो जैसे जैसे मैं कंपोजिशन चेंज करते जा रहा हूँ, बीच में भी मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम कंपोजिशन बदलते जाएंगे इनके कलर भी अलग होते जाएंगे। नेक्स्ट में बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। अब देखते हैं इस पे रिएक्शन कैसे करेगा बेंजीन। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, मैंने बोला SOCl, राइट। सल्फ्यूरस क्लोराइड बोलेंगे तो SOCl2 हो जाएगा। जब इस पे हम लोग प्राइमरी अमाइन डालेंगे तो ये H और ये Cl बाहर चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे H डबल बॉन्ड O एज इट इज है, बाजू में नाइट्रोजन आ गया, तो C डबल बॉन्ड O NH जब आता है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, राइट। बट अब जो अमाइड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कार्बन के बजाय क्या आ गया है, सल्फर, तो इसीलिए इसको हम लोग सल्फोनामाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सल्फोनामाइड। बाकी इस N पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, इथाइल लगा हुआ है, तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो कुछ नहीं करना है, अब देखो एक Cl ही निकालना है, तो एक Cl मैं प्राइमरी अमाइन से भी निकाल सकता हूँ। सेकेंडरी अमाइन होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, CH3, तभी भी वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाती। बट अगर मैंने टर्शरी अमाइन लिया होता तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। ठीक है, इसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट कौन देता है, खाली प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन देंगे, टर्शरी अमाइन ये टेस्ट कभी भी नहीं देगा। जैसे कार्बाइल अमाइन में मैंने क्या बोला था, कार्बाइल अमाइन सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही देता है। तो अगर हमको प्राइमरी अमाइन का डिटेक्शन करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अगर हमको टर्शरी अमाइन देखना है, ठीक है, या प्राइमरी सेकेंडरी में वेरीफाई करना है, तो हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट को फॉलो करें, राइट। अब देखो यहाँ पे उसने सेकेंडरी अमाइन लिया हुआ है, अगेन HCl बाहर जाएगा और सल्फोनामाइड बन जाएगा। बट ये जो रिएक्शन है ये कभी भी टर्शरी अमाइन प्रोसीड नहीं करेगी। तो ये छोटे पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने वाले हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन एनिलीन। एनिलीन पे अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर डाल दें, ये एनिलीन है, इस पे अगर हम Br2 डालें तो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड डालें तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्चुअल में हेलोजनेशन, राइट, एनहाइड्राइड डालना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, हेलोजनेशन है, एसाइलेशन है और सल्फोनेशन के रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना हेलोजनेशन करना है या एसाइलेशन करना है फ्रीडल क्राफ्ट में जैसे, तो वो रिएक्शंस हैं। अब देखो कैसे आंसर करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली देखना है। ब्रोमीन वाटर जब हम लोग डालते हैं तो एक्सेस में ब्रोमीन है, कौन कौन सी पोजीशन वैकेंट होती है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, मैंने बोला NH2 क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग होते हैं। तो एक Br यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीनों पोजीशन पे ऐड हो जाएंगे और 3 HBr बाहर चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया हेलोजनेशन का प्रोसेस। इसको जैसे ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो हम लोग ब्रोमिनेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, HNO3, क्या निकलता है, OH और NO2 प्लस, कहाँ पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। बट वो क्या बोल रहा है, पैरा वाला जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयरिंग टू ऑर्थो। ठीक है, और अगर एक्सेस में डाल देंगे तो वो तीनों पोजीशन को ऐसे ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस पे अगर हम लोग एसिड एनहाइड्राइड डालें तो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये अटैक करेगा इस पे, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये एक बना देगा क्या अपने पास, बाई प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसके जो लोन पेयर हैं वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो NHC डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये बन गया हमारे पास, इसी को हम लोग एसिड एनालाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा इससे
और इसको मिलेगा एक हाइड्रोजन, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट सल्फोनेशन की अगर बात करें तो H2SO4 डाल देंगे, H2SO4 ब्रेक होगा OH और SO3H में। तो अब ये SO3H क्या करेगा, इसके लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब या तो इस पे अटैक कर लें, राइट, जिसको ये वापस से शिफ्ट करवा देगा कौन सी पोजीशन पे, पैरा पे। तो यहाँ पे SO3H का सल्फेनिलिक एसिड बन जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस में एक दो बार आया हुआ था कि यहाँ पे अगर इसने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, राइट, और SO3 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। मल्टीपल चॉइस में पूछा हुआ था, इसको डाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं हम लोग, या ज्विटर आयन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा एनिलीन जहाँ पे क्या लगा हो, सल्फोनेशन हुआ हो, वो जो आयन फॉर्म होता है उसी को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने जो डिस्कस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पढ़ने हैं तो हॉफमैन के जितने भी रिएक्शन हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बाद कार्बाइल अमाइन टेस्ट, उसके बाद हमारे हिंसबर्ग टेस्ट, राइट, और एक थैलियमाइड सिंथेसिस। मतलब ये 5 जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती हैं इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से। और मल्टीपल चॉइस में जा रहे हैं तो कलर फॉर्मिंग जो एबिलिटी है डाइहेक्सोनियम सॉल्ट के, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी जनरली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, वन शॉट में उसको कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम।